गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक टू पोल पाथ। और मेरा नाम है प्रतिमा सिंह। अगेन हम सब इकट्ठे हुए हैं क्विज करने के लिए। और इस क्विज में जैसा कि आप सभी को पता है, एक विनर अनाउंस होता है। और कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपको सभी आंसर देते हुए क्वेश्चन नंबर मेंशन करना यहाँ पर मैंडेटरी है। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर जो कंसिडर करेंगे उन्हीं का आंसर जो क्वेश्चन नंबर वहां पर मेंशन करेंगे उनका जो है आंसर मैं कंसीडर करूंगी। एंड 9 PM आपको जो है लोक प्रशासन की क्लास भी लेनी है, क्योंकि वहां टू द पॉइंट सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कोई भी ज्यादा फालतू की चीजें उसमें एलिमिनेट करके जो एग्जाम से रिलेवेंट चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, वो वहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं। कुछ मिनट की वीडियोज हैं, आप डेली डेली देखते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट सारा वहां से क्लियर होता रहेगा। तो चलिए देखेंगे आज पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आप सभी अपनी स्क्रीन जो है जूम आउट कर सकते हैं। यदि फॉन्ट में आपको प्रॉब्लम है तो अपनी स्क्रीन को आप जूम कर सकते हैं और अपना हिंदी या इंग्लिश जो भी आप जिस चीज से भी संबंधित हैं वो देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉट बुक्स रिटन बाय BR अम्बेडकर, चूज योर आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन में क्या है, जो बुक्स के नेम है तो स्लेवरी है यानी कि गुलामी, द लाइफ डिवाइन, हिंद स्वराज और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जातियों का विनाश। तो ये आपके सारे बुक्स हैं और गिवन बुक्स में आपको देखना है कि कौन कौन सी जो है BR अम्बेडकर की नहीं है। तो यहाँ पर जो BR अम्बेडकर की ना तो गुलामी है, ना लाइफ डिवाइन है, ना ही हिंद स्वराज है। ये सारी बहुत ही फेमस है। इन सभी के नाम आप हमें बताइए कि किसकी किसकी ये बुक्स हैं, ठीक है। और हिंद स्वराज की तो आप डेट भी बता दीजिए, इसकी डेट भी पूछी जाती है, ठीक है। कल भी मैंने पूछा था पर किसी ने आंसर नहीं दिया। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, कमेंट करना शुरू कीजिए। रिस्पॉन्स जो मैं क्वेश्चन देती हूँ वो इसलिए देती हूँ कि चीजें आपको रिवाइज हो, चीजें आपकी कंफर्म हो, फिक्स्ड हो। और आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते, आंसर बिल्कुल भी नहीं देते किसी चीज का। तो थोड़ा सा आंसर देना शुरू कीजिए। और यहाँ पर नहीं, लाइव सेक्शन में नहीं, वहां पर दीजिए, ताकि जब मैं फ्री हो जाऊं तो आपके सारे मैं कमेंट देख सकूं। तो कमेंट में देना है, चैट में नहीं देना है, कमेंट में देना है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ABC ऑप्शन, यहाँ पर जो ए राइट हो जाएगा। ABC ऊपर की जो 3 है, तीनों ही अंबेडकर की नहीं है। जो जातियों का विनाश है सिर्फ यही है इनकी। तो नहीं पूछ रहा है आपसे, नॉट पूछा गया है, तो यही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी, मोहम्मद इकबाल ने टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया। बी कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर चेयर्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की मसौदा समिति की अध्यक्षता की। सी कह रहा है दीनदयाल उपाध्याय वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी यानी BJP। सी, दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। जबकि डी कह रहा है MK गांधी रोड द बुक हिंद स्वराज, तो MK गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक जो है लिखी। इसमें जो है कौन सा गलत है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय संस्थापक सदस्य नहीं थे, ठीक है। और संस्थापक सदस्य कौन थे ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। आज मुझे आपसे जानना है कि आपने कितना जो है नॉलेज गेन किया है, कितना याद रखते हैं चीजों को। तो आप ये कमेंट सेक्शन में सभी जितने भी वीडियोस देखेंगे आप सभी लोग इसका जो है आंसर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य कौन थे, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन असर्शन क्या है, क्लासिकल रियलिज्म आर्ग्यूज दैट कॉन्फ्लिक्ट अमंग नेशन इनएविटेबल, यानी कि शास्त्रीय यथार्थवाद का तर्क है कि राष्ट्रों के बीच संघर्ष अपरिहार्य है। रीजन क्या दे रहे हैं कि क्लासिकल रियलिज्म बिलीव्स दैट बैलेंस ऑफ पावर कैन सिक्योर पीस। शास्त्रीय यथार्थवाद का मानना है कि शक्ति का संतुलन शांति को सुरक्षित कर सकता है। तो यहाँ पर बोथ गलत हैं, जो दोनों हैं वो करेक्ट है, लेकिन और आर जो है ए का कारण है यानी सही उसकी व्याख्या कर रहा है। सी कह रहा है कि बोथ करेक्ट है, लेकिन
क्या है, आर इज नॉट कॉज ऑफ ए, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों सही है लेकिन उसका सही कारण नहीं दे रहा है, जबकि डी कह रहा है आर इज करेक्ट बट ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी का क्या होगा कि दोनों सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों यहाँ पर सही हैं लेकिन क्या है कि उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि हु इलेक्ट्स द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है? यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सभा, राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, और डी कह रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और आर्थिक सामाजिक परिषद। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन 4 का सभी सही आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट रख दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र सभा और संयुक्त जो सुरक्षा परिषद है, ये जो है क्या करते हैं कि इनका जो इंटरनेशनल कोर्ट की जजेस होते हैं उनका जो है निर्वाचन मतलब चुनाव करते हैं। ठीक है, और इसमें कितने होते हैं, 15 जज जो है होते हैं, और कितने 9 साल के लिए, 9 साल का इनका टेन्योर होता है। ठीक है, टेन्योर यदि हम कार्यकाल की बात करें तो 9 साल का इनका टेन्योर होता है और 15 जजेस यहाँ पर होते हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये दोनों मिलकर जो है इनका चुनाव करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया लॉन्च द विजन डॉक्यूमेंट्स फॉर द एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इन May 2017, which country is the partner of India in this project? भारत ने मई 2017 में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के लिए विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। यह परियोजना भारत का भागीदार कौन सा देश है? इस परियोजना में भारत का भागीदार कौन सा देश है? यूनाइटेड स्टेट गिवन ऑप्शन में, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन है? तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 का है राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, इसमें जो है कौन कौन है इसमें, इंडिया, जापान एंड अफ्रीका, ये ट्राई यूनिटी है, यहाँ पर ये ट्राई प्रोजेक्ट है। तो ठीक है, तो 3 देश इसमें है, यहाँ पर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, 3 कंट्रीज यहाँ पर हैं, जापान जो है ऑप्शन में से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एट द फोरफ्रंट इन डेवलपिंग नियो लिबरल पर्सपेक्टिव? निम्नलिखित विद्वानों में से कौन नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य विकसित करने में सबसे आगे है? ऑप्शन है आपके सामने, फ्रेडरिक वॉन हैक, या फिर जॉन रॉल्स, या फिर क्लॉस ऑफे, या फिर पीटर ड्रुकर। ठीक है, कौन से हैं? तो यहाँ पर जो है फ्रेडरिक वॉन हायक, ऑप्शन ए आपका जो है फ्रेडरिक वॉन हायक, ये ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, यही सबसे आगे हैं जो नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य को विकसित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मैरी पार्कर फॉलेट से संबंधित है। तो मैरी पार्कर फॉलेट वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर, मैरी पार्कर फॉलेट की आलोचना की गई, किस लिए की गई? ए, इग्नोरिंग कंसर्न ऑफ द टाइम, अपने समय की चिंताओं को अनदेखा किया, या बी कह रहा है नॉट इंटरप्रेटिंग सोशल कंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से संगठन की सामाजिक सामग्री की व्याख्या नहीं करना। सी कह रहा है कि हर थीसिस ऑन डीपर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर, आदेश के प्रतिरूपण पर उनकी थीसिस, या फिर डी कह रहा है कि ड्राइंग डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर ओवर एंड पावर विद, पावर ओवर और पावर विद के बीच अंतर करना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मैरी पार्कर फॉलेट की आलोचना किस आधार पर की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक रूप से संगठन की सामाजिक सामग्री की व्याख्या नहीं करना। ये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नॉट इंटरप्रेटिंग सोशल कंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिकली। ठीक, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि डेमोक्रेटिक डिफिसिट कंसर्न विद लोकतांत्रिक घाटा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है डिक्लाइन लेवल ऑफ सिटीजन ट्रस्ट इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्थानों में नागरिक के विश्वास के घटते स्तर। बी कह रहा है प्राइमेसी ऑफ फॉर्म ओवर सब्सटेंस, पदार्थ पर रूप की प्रधानता। सी कह रहा है शिफ्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र से सहभागी लोकतंत्र में बदलाव। ठीक है। और डी कह रहा है नॉट होल्डिंग रेगुलर इलेक्शन, नियमित चुनाव नहीं करना। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि देखो जो प्रतिनिधि लोकतंत्र से सहभागी लोकतंत्र में बदलाव, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र है जो उसमें सहभागी लोकतंत्र में बदलाव, यानी सहभागी अगर लोकतंत्र बन रहा है तो सबकी सहभागिता वहां पर सुनिश्चित की जा रही है, यानी कि वहां पर लोकतंत्र बहुत अच्छा हो रहा है, वहां घाटे लोकतांत्रिक घाटा नहीं होगा, यानी कि लोक डेमोक्रेटिक डिफिसिट नहीं आएगा वहां पर। तो ये जो है सेंटेंस बिल्कुल निकल जाएगा, यानी कि इसका संबंध जो है लोकतांत्रिक घाटे यानी कि डेमोक्रेटिक डिफिसिट से नहीं है, तो इसी का नहीं है। बाकी तो बचे हुए सारे हैं आपके, जो ये नागरिकों का घटता विश्वास हो जाएगा, पदार्थ रूप जो है पदार्थ पर रूप की प्रधानता ये भी हो जाएगा, और नियमित चुनाव नहीं करना, तो ये मतलब ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी एंड डी यानी कि ऑप्शन जो है डी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है, ए बी एंड डी। देखो सी तो बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक का बहुत अच्छा जो है लोकतंत्र को बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ सहभागी लोकतंत्र जो होता ही है कि लोकतंत्र को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑप्शन आपका सीधे सीधे निकल जाएगा। और देखिए अगर नहीं समझ में आता तो देखिए गिवन ऑप्शन में एक सेंटेंस आपको सीधा सीधा मिल गया है, तो जो गिवन ऑप्शन है सब में सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, और यहाँ भी सी है। ठीक है। और हमें पता है कि सी तो हो ही नहीं सकता है, सी का संबंध इससे नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बाकी के तीन नहीं भी समझ में आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट हो रहा है, क्योंकि सी यहाँ पर नहीं है, बाकी सब में सी है। तो कभी कभी क्या होता है एक सेंटेंस पकड़ करके आप आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा चारों हर एंगल से आपको देखना पड़ेगा आंसर को। ठीक है। कभी क्या होता है कि सिलेक्टिव डिसीजन सही होता है, कभी इलिमिनेट कर देना होता है, तो यहाँ पर इलिमिनेटिव जो है फॉर्मूला काम करेगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्ट या इज नॉट करेक्ट, जो भी है इज आर नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अच्छा एक ही की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, जेएस मिल है मॉडर्न लिबरलिज्म। ठीक है। जेएस मिल आधुनिक उदारवाद, जबकि अरिस्टोटल है न्यू लिबरलिज्म। नया उदारवाद अरस्तु से है, जॉन रॉल्स है थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स, और माओ जेडोंग है सोशलिस्ट और क्लास वार स्टेज। तो यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है जो बी है अरस्तु नया उदारवाद। ठीक है। ये जो है क्या है, ये गलत है। ठीक है। ये नया उदारवाद यानी कि ये बिल्कुल जो नया, सबसे पहले क्या आता है जो उदारवाद आता है, फिर क्या होता है पॉजिटिव, सबसे पहले नेगेटिव आता है। ठीक है। लिबरलिज्म नकारात्मक, फिर आता है पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, फिर आता है वेलफेयर स्टेट, उसके बाद फिर जो है वापस जो है न्यू लिबरलिज्म में क्या होता है कि स्टेट की फिर से जो है स्टेट को सीमित कर दिया जाता है कि इतना ज्यादा उसको नागरिकों को सुविधाएं और ये सब दे करके क्या है कहता है कि अपंग मत बनाओ अपने स्टेट को, मतलब कुल मिलाकर के स्टेट को फिर से जो है लिमिट कर रहा है, उतना ज्यादा लिमिट नहीं कर रहा जितना नकारात्मक में कर रहा था शुरुआत में, कि सिर्फ उसको 3 काम दिए गए थे, उतना ज्यादा लिमिट नहीं कर रहा है, लेकिन अगेन थोड़े बहुत कुछ और कार्य दे करके राज्य को ये लिमिट कर रहा है, तो वही चीज है। ठीक है। यहाँ पर जो है अरस्तु नया उदारवाद। ये आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। अगेन आपको पेयर देखना है कौन सा नहीं करेक्ट है। हीगल आइडिया ऑफ स्पिरिट, प्लेटो क्या कह रहे हैं आइडिया ऑफ फॉर्म, जबकि मैकियावेली कह रहे हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, माओ कह रहे हैं रियल विल। हेगेल आत्मा का विचार, प्लेटो विचार या रूप, मैकियावेली आधुनिक संविधानवाद, माओ रियल विल। तो आप सभी को पता है कि माओ रियल विल से संबंधित नहीं है, माओ किससे संबंधित है, ये रियल विल से कौन संबंधित है, तो इससे जो है रूसो, जनरल विल जो है रूसो से संबंधित है, तो यहाँ पर ये रूसो होगा ना कि माओ होगा, यही जो है इनकरेक्ट है।
तो ऑप्शन डी आपका जहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। देखो आप लोगों को एक बात यहाँ पर है कि आप लोग जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ठीक है आप इसका आंसर करें, तो उसका आंसर करें। प्लस यहाँ पर मैं 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको दूंगी मैं चयन परीक्षा के लिए। तो ये सीरीज फॉलो करना मतलब एक लंबे समय तक फॉलो करना पड़ेगा, और जो काफी अच्छे क्वेश्चन चूज करके यहाँ पर रखने पड़ेंगे, तो काफी ये एफर्ट देने वाला कार्य है। तो इसमें जो है आप सभी का सहयोग चाहिए कि देखो जब व्यूज आएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, प्लस आपके लाइक्स आएंगे, कमेंट आएंगे, सारी चीजें आएंगे, यानी कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारी क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही हैं, तभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम स्टॉप कर देंगे। क्योंकि अगर हमें रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, हमें लगेगा कि ठीक है हमारी सीरीज किसी को पसंद नहीं आ रही है, या फिर लोग कम देख रहे हैं, ज्यादा लोगों तक रीच ही नहीं है इसकी, तो हम फिर इतना एफर्ट डालने का फिर मतलब नहीं निकलता है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर ये आपको पूरी सीरीज चाहिए, पूरे क्वेश्चंस चाहिए, और तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, सिर्फ वीडियो देख के जा रहे हैं वापस, तो सब्सक्राइब पक्का कर लें। ठीक है, और लाइक तो करना ही करना है, कमेंट भी करना है। ये सारी चीजें आप करेंगे तो मैं, ये पूरा पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप हमसे कितना कंटेंट ले पाते हैं, कितना अच्छा कंटेंट ले पाते हैं। क्योंकि मैं अगर यहाँ से अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस आया, बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें जो है आगे बढ़ाएंगे, हमारे व्यूवर्स बढ़ेंगे, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। जो अभी देख रहे हैं तो वही आगे बढ़ाएंगे हमको। यदि आप हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारे व्यूवर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। हम दूसरे प्लेटफॉर्म में जो हमारा टाइम जा रहा है वो हम छोड़ के हम पूरा एफर्ट अपने अपने इसी चैनल पर देंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमसे कितना कंटेंट ले पाते हैं, और हमारा एफर्ट सारा इसी चैनल पर लेंगे आप लोग, या फिर मैं जहाँ जैसे अभी की मैं दूसरी जगह भी अपना जो है दे रही हूँ मटेरियल, तो वो अगर जारी रखूंगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एफर्ट कम जाएगा और आप लोगों को मटेरियल कम मिलेगा। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चैनल को कितना ग्रो करते हैं, ठीक है, करवाते हैं, कितना आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सारे जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनको छोड़ करके मैं इसी प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ काम करने लग जाऊंगी। अभी मैं बिजी हूँ, यहाँ है, प्लस मैं और भी करती हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, डिसीजन आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। मैं तो कर ही रही हूँ, अपना दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ, वहां से मेरा अर्निंग पूरा हो रहा है। ये आप लोगों का फायदे का है। ठीक है, कि आप हमसे कितना अच्छा मटेरियल ले पाते हैं, और सिलेक्शन देना जो है मेरा काम है। क्वेश्चन मैं ऐसे उठा करके देती हूँ कि एक एक क्वेश्चन में कई कई आंसर जो है वहां पर कवर होते हैं, और बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ साथ आपके फैक्चुअल क्लियर वहां पर होता है, फैक्ट भी क्लियर होते हैं। तो देख लीजिए, आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप अच्छे से सोच समझ लीजिए, फिर इन क्लासेस को जो है शेयर कीजिए। और मेरी भी लिमिटेशन है, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए सारा कुछ हमारा जो भी टाइम है, एफर्ट है, मटेरियल है, जो भी हमारे पास स्किल्स हैं, तो वो सब आपके लिए हो जाएंगी। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, गलत कथन का पता लगाएं। ऑप्शन है श्री अरविंदो वॉज अ रिवोल्यूशनरी लीडर। श्री अरविंदो एक क्रांतिकारी नेता थे। जबकि बी कह रहा है महात्मा गांधी सत्याग्रह वॉज मेंट ऑल्सो फॉर हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अपोनेंट। महात्मा गांधी का सत्याग्रह विरोधी के हृदय परिवर्तन के लिए भी था। जबकि सी कह रहा है पेरियार प्रमोटेड रेशनलिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वुमेन्स राइट। पेरियार ने तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया। जबकि डी कह रहा है वीडी सावरकर वॉज द चैंपियन ऑफ कंपोजिट नेशनलिज्म। वीडी सावरकर समग्र राष्ट्रवाद के हिमायती थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल साफ आंसर दिख रहा है आपको। देखो आंसर तो यहाँ पर आपको ये साफ दिख रहा है, बट ये देखो कि यहाँ पर आपको इतने सारे जो सेंटेंस ऊपर मिल रहे हैं, ये क्या है, ये राइट जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको गलत कथन का पता लगाना है। दिख रहा है कि वीडी सावरकर जो है समग्र राष्ट्रवाद के नहीं थे। ठीक है, जो अगर हम वीडी सावरकर की बात करें तो इनका क्या था, कल्चरल नेशनलिज्म, जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, है ना, ऐसा था इनका।
समग्र राष्ट्रवाद से कौन जो है संबंधित था, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में पक्का बताएंगे, और सभी लोग बताएंगे, जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं ना सभी लोग बताएंगे। और वीडी सावरकर जो है हम बता रहे हैं आपको, ये कल्चरल नेशनलिज्म से संबंधित है, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये गलत हो जाएगा। देखो, गलत के साथ साथ जो है हमें सही देखना है, ठीक है। सही है कि श्री अरविंदो एक क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। महात्मा गांधी सत्याग्रह विरोधी हृदय परिवर्तन के लिए भी था। ये देखो, आपको यहाँ सत्य कथन मिल रहे हैं, उन पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। और पेरियार ने क्या किया है कि तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया है। तो ये राइट सेंटेंस जो मिल रहे हैं, इन पे भी फोकस करना है। सिर्फ मतलब क्वेश्चन को हर एंगल से देखना है। एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे आंसर रेडी हो रहे हैं, लेकिन उसको आप ग्रैब भी करें, ठीक है, उसको आप एडॉप्ट भी करें, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाने का। हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ला रहे हैं तो आप उसको पूरा पूरा ग्रैब भी करें 101%, ठीक है। तो ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, तभी हमारी क्लासेस का जो है फायदा होगा। अदरवाइज हम भी 2-2 अक्षर के वो टिक टिक करने वाले क्वेश्चन ले आएंगे, हमारा भी काम आसान हो जाएगा और आप लोगों का भी आसान हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु बिलीव दैट द एग्रीगेट ऑफ द फोर बॉडी एग्रीगेट ऑफ द फोर, कौन कौन सा, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल इज द इंडिविजुअल। कौन मानता था कि शरीर, मन, हृदय और आत्मा चारों का योग व्यक्ति है? कौन मानता था? बीजी तिलक मानते थे, या रविंद्रनाथ टैगोर मानते थे, या दीनदयाल उपाध्याय, या एम एन रॉय। ठीक है, तो 12th का क्या हो जाएगा? जो दीनदयाल उपाध्याय थे ये मानते थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चार जो है इन चारों का योग मानते थे कि एक इंडिविजुअल है। क्या क्या है? बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या है? पंडिता रामाबाई से संबंधित है। वाई डिड पंडिता रामाबाई फाउंडेड आर्य महिला समाज? पंडिता रामाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना क्यों की? टू एमेलियोरेट द डाउन ट्रोडन वुमेन, दलित महिलाओं को सुधारने के लिए, या टू गिव असिस्टेंस टू द विडोज, विधवाओं को सहायता देने के लिए, या फिर सी कह रहा है टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को रोकने के लिए, डी कह रहा है टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन एंड डिलीवरेंस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है, बाल विवाह के उत्पीड़न से महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, बाल विवाह के उत्पीड़न से मुक्ति और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? जो है इसका मेन इनका जो है एजुकेशन, महिलाओं की एजुकेशन और बाल विवाह से मुक्ति पर जो है बाल विवाह से उनको बचाने के लिए इनका सबसे ज्यादा इन्होंने कार्य किया। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों चीजों को समाहित किया गया है। ठीक है, इसमें दोनों ही चीजें इंक्लूडेड की गई हैं, बाकी और चीजों में जो है एक एक पॉइंट दिया है, दूसरा एक्सक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी यहाँ पर राइट हो रहा है। ठीक है, और आप सभी जो है क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो आगे जो है क्लासेस यहाँ पर जो है स्टॉप भी हो सकती हैं। तो पक्का जो है शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जो सोशल प्लेटफॉर्म है आप उसमें जो है क्लासेस को शेयर करें। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है? Who among the following was an early central figure in Vedantic nationalist conceptualization against British rule? निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के खिलाफ वेदांतिक राष्ट्रवादी अवधारणा में एक प्रारंभिक केंद्रीय व्यक्ति था? कौन था? बंकिम चंद्र, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना? तो कौन था इसमें? ये सभी को पता है कौन था। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑब्वियसली बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, बी विवेकानंद ये थे, है ना? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है कि अभी मैं हिंदी इंग्लिश की, क्योंकि मेरे पास टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए हिंदी इंग्लिश को एक में कर रखा है। और मैं आगे आने वाले टाइम पे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं हिंदी इंग्लिश अलग अलग कर दूंगी। क्वेश्चन सेम होंगे बट हिंदी क्लास जो है सेपरेटली जाएगी एंड इंग्लिश की अलग, दोनों को मैं मतलब अलग अलग कर दूंगी। और इसके लिए फिर मतलब ज्यादा टाइम देना पड़ेगा
और आप लोग बताएं क्या ठीक रहेगा, हिंदी इंग्लिश एक साथ दें या हिंदी इंग्लिश जो है अलग अलग कर दें। पर उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि वहाँ अलग से टाइम देना पड़ेगा। सोचूंगी, बट आप लोग क्या चाहते हैं उस पर जो है कमेंट दीजिए कि हिंदी और इंग्लिश एक साथ ही देते रहें या फिर अलग अलग कर दें, इनको सेपरेटली, दोनों क्लासेस जो है सेपरेटली जाएं। तो आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में इस बात को मतलब इस पे जो है अपना अपना सजेशन देंगे। उसके बाद मैं सोचूंगी मेरा टाइम मैनेज हो रहा, नहीं हो रहा, क्या हो रहा और आप लोगों की तरफ से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सारी बातों पे फिर डिसीजन हम ले लेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, When did the UN General Assembly adopt the Uniting for Peace Resolution? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुट प्रस्ताव कब अपनाया? ऑप्शन है आपके सामने, ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर, वियतनाम युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग द कोरियन वॉर, कोरियाई युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग द अरब इजराइल वॉर, अरब इजराइल युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग द क्या है फॉकलैंड वॉर, तो फॉकलैंड युद्ध के दौरान। तो ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो बी कोरियाई युद्ध के दौरान अपनाया गया, मतलब ये शांति के लिए एकजुट प्रस्ताव अपनाया गया था, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हु हैड फर्स्ट प्रपोज्ड द एटम्स फॉर पीस प्लान इन 1953? 1953 में सबसे पहले शांति योजना के लिए परमाणु किसने प्रस्तावित किया था? रिचर्ड निक्सन ने या हैरी ट्रूमैन ने या ये ड्वाइट आइजनहावर ने या फिर जो आपके हैं क्या है जॉन एफ कैनेडी, किसने किया था? तो ये थे सी ड्वाइट आइजनहावर ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट कर लेंगे, हिंदी वाले हिंदी कर लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश कर लेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे, अदरवाइज मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए कॉन्सेंट्रेट होकर के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है, कथन जो है सत्य नहीं है? ए है द टर्म ब्रिक वॉज क्वाइंड इन 2001 गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट for the then four emerging economies ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। ब्रिक्स शब्द 2001 में तत्कालीन 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन के लिए गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट में गढ़ा गया था। बी क्या कह रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ दीज 4 कंट्रीज मेट फॉर फर्स्ट टाइम एज अ ग्रुप एट द मार्जिन्स ऑफ यूनियन जनरल असेंबली इन सितंबर 2006। इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने पहली बार सितंबर 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाशिए पर एक समूह के रूप में मुलाकात की। सी कह रहा है ब्रिक्स कंट्रीज हैव हेल्ड एनुअल समिट सिंस 2011। ब्रिक्स देशों ने 2011 से वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जबकि डी कह रहा है साउथ अफ्रीका एंटर्ड द ग्रुप इन 2010, यानी दक्षिण अफ्रीका ने जो है इस समूह में जो है कब प्रवेश किया? 2010 में जो है प्रवेश किया। तो ये देखिए यहाँ पर जो है सारे ही ऑप्शन सही हैं, सिर्फ सी जो है ब्रिक्स देशों ने 2011 में वार्षिक शिखर सम्मेलन शुरू किया, तो 2011 में नहीं, इन्होंने जो है 2009 में जो है इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, 2009 से इन्होंने जो है अपना शुरू कर दिया था, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछ रहा तो ऑप्शन सी आपका जो है मतलब ये गलत है, तो यही आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी सेंटेंस हैं सभी सही हैं। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें एंटर करता है, ये भी राइट है। ओके, और बाकी सभी सही है सेंटेंस। आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ये आपको दूसरे प्रश्नों में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डेट दी गई है और देशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, कब कब उनकी मीटिंग होती है, कब उनका पहला शिखर सम्मेलन होता है, कब साउथ अफ्रीका इसमें एंटर करता है, वगैरह वगैरह, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग फॉर्मूला इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस लैंग्वेज इश्यूज। तो संविधान में निम्नलिखित सूत्र भाषा के मुद्दों पर चर्चा करता है। नेहरू पटेल फार्मूला, या मुंशी अयंगर फार्मूला, या गांधी इरविन फार्मूला, या अंबेडकर गांधी फार्मूला। कौन सा फार्मूला जो है इसको चर्चा
इस बात की चर्चा करता है, यानी कि भाषा की चर्चा जो है कौन करता है? तो बी जो है मुंशी अयंगर सूत्र है या कि मुंशी अयंगर फॉर्मूला है, इसमें जो है यही चर्चा करता है। और इसमें ये जो है कहता क्या है, ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले में ये बताया जाता है कि जो हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज तो बन सकती है, बट ये नेशनल लैंग्वेज नहीं बन सकती है। ये इस बात की जो है चर्चा इसमें हुई थी। आगे देखेंगे 19 कह रहा है कि एट द यूनियन गवर्नमेंट लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल एजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन। केंद्र सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख एजेंसी है? ए है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, बी कह रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी, और सी कह रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, डी कह रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ RAW। ठीक है, और केंद्र सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख एजेंसी है? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, जबकि डी है अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी कि रॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सभी आंसर करेंगे। ये यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई तरह से घुमा फिरा के जो है पूछता है। तो सीवीसी ये बनती कब है? तो 1964 में जो है ये बनती है। ठीक है, इसको यहाँ पे एरो करके लिख लेते हैं। ये कब गठित की जाती है? तो 1964 में की जाती है। और किस जो है कमेटी के रिकमेंडेशन पर की जाती है? तो जो संथानम होती है, संथानम, मैं हिंदी में लिख रही हूँ क्योंकि जो हिंदी वाले हैं उनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, जबकि जो इंग्लिश वाले हैं तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है तो समझ ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा हिंदी में ही करूंगी ताकि दोनों को समझ में आ जाए। तो संथानम कमेटी ये गठित कब होती है? 1962 में गठित होती है और इसी ने जो है इसी के रिकमेंडेशन पर जो है इसका गठन होता है, जो सीवीसी का। ठीक है, इसमें होता क्या है? एक होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर और +2 और जो है विजिलेंस, 2 और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ठीक है, टेन्योर कितना होता है? अगर हम टेन्योर की बात करें तो टेन्योर होता है 4 साल, 4 साल इसका टेन्योर होता है। ठीक है, और बात करें कि इनकी जो अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट जो है यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट इनका जो है कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। यदि आपसे पूछा जाए ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ना, तो किसी के भी नहीं अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो ये किसी के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि ये भ्रष्टाचार के जो है खिलाफ काम करती है, यानी कि भ्रष्टाचार के जो है उसकी जांच के लिए काम करती है। तो ये किसी से रिलेवेंट नहीं है, किसी से संबंधित नहीं, किसी से जुड़ी हुई नहीं है, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है, जैसा कि हमारा चुनाव आयोग है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रॉल्स ओरिजिनल पोजीशन? रॉल्स की मूल स्थिति क्या है? तो ऑप्शन ए है अ प्रिमिटिव कल्चर कंडीशन। ठीक है, एक आदिम संस्कृति स्थित, जबकि बी कह रहा है एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट्स, मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक प्रयोगात्मक सेटअप, जबकि सी कह रहा है हिस्टोरिकल इवेंट एट विच पीपल एग्रीड टू फॉर्म अ स्टेट, एक ऐतिहासिक घटना जिस पर लोग एक राज्य बनाने के लिए सहमत हुए। डी कह रहा है अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अ थॉट एक्सपेरिमेंट, एक काल्पनिक स्थिति, एक विचार प्रयोग। ठीक है, तो इसका सही जो है राइट आंसर आपको देना है, और इसका जो है आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना कि चैट में बताएंगे, यानी कि यहाँ पर बता दीजिए, आप जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर बता दीजिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में भी आकर के आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और फिर इसका आंसर आपको मिलेगा कल। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी लोग जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का 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 कर दें। ठीक है, आपको मुझसे कंटेंट लेना है और अच्छा अच्छा कंटेंट लेना है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो फिर थोड़ा सा तो आपको भी हमें सपोर्ट करना ही होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।